टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से कार्य आज होने हैं। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह का तीसरा दिन आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में 3 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। लोकसभा में 1 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर होगी सदन के भीतर चर्चा। आइए देखते हैं राज्यसभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का पहला प्रश्न होगा। प्रश्न गृह मंत्रालय से वो पूछने वाले हैं। उनका प्रश्न कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि 2004 में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जम्मू में जगती, कुरखू, मुथी और नगरोटा सहित अन्य स्थानों पर कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 5242 मकान बनाए गए हैं या नहीं। बीते 3 साल में कितने नए मकान प्रवासियों के लिए बनाए गए। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर के प्रश्न पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत की घोषणा में कितनी सच्चाई है और ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत पंचायतों की कार्बन तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद शांता छेत्री के प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित हैं। वो पीएम दक्ष योजना के लाभार्थियों का विवरण जानना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्हें इस योजना के लिए आवंटित धनराशि विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में और प्रत्येक राज्य में योजना के कार्यान्वयन की जानकारी भी उनको चाहिए। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन के प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हैं। वो जानना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान यानी कि MSRVVP और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान बोर्ड यानी MSRVVB के लिए आवंटित धन गुरु शिष्य परंपरा योजना यानी GPS और पाठशाला योजना के तहत RAVV और संबद्ध स्थानों में सामाजिक संरचना के आधार पर और छात्र और शिक्षकों की संख्या कितनी है। सांसद जग्गेश के प्रश्न भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हैं। वो जानना चाहते हैं कि कर्नाटक के तुमकुरु जिले के गुब्बी में नए हेलीकॉप्टर कारखाने के पास केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS स्कूल खोलने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्या और इसे स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सांसद ये भी जानना चाहते हैं। सांसद नरेश बंसल के प्रश्न प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से जुड़े हैं। वो हाल के महीनों में देश में बिपरजॉय और विभिन्न चक्रवातों, तूफान और बाढ़ के कारण मारे गए अथवा घायल लोगों और जिनकी संपत्ति की क्षति हुई है उनके लिए सरकार की ओर से घोषित मुआवजे का विवरण जानना चाहते हैं। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि उड़ीसा की 3 भाषाओं को मुंडारी और भुइज को अब तक 8वीं अनुसूचित सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार इसके लिए लगातार आग्रह कर रही है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए और सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत लोगों की भाषाई संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए हैं। सांसद अजय प्रताप सिंह के प्रश्न सड़क यातायात और परिवहन से जुड़े हैं।
वो जानना चाहते हैं कि NH39 सीधी संगरौली मार्ग को कब मंजूरी दी गई, इस सड़क की निविदा की तारीख और इसके पूरा होने की समय सीमा के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बनाई जा रही सभी सड़कों को लेकर जो शर्तें हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। वो ये भी जानना चाहते हैं कि किसी भी प्रगति रथ परियोजना के बारे में सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं। सांसद वंदना चौहान के प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। सांसद जानना चाहती हैं कि राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कार्यस्थल पर केवल 8% महिलाएं ही POSH अधिनियम के प्रावधानों से अवगत हैं। अगर ये सच है तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकारी संगठनों ने अधिनियम की नियमों का अनुपालन किया है या नहीं किया है? इस संबंध में सरकार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाए। सांसद संगीता यादव का प्रश्न महिलाओं के रिमांड होम से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि क्या मंत्रालय या NCW द्वारा महिला कैदियों के लिए जेलों या रिमांड होम का निरीक्षण करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है? क्या मंत्रालय या NCW द्वारा महिला कैदियों की स्थिति की जांच करने के लिए कोई औचक निरीक्षण किया जाता है? सांसद नरहरि अमीन के प्रश्न मिशन शक्ति योजना से जुड़े हैं। वो जानना चाहते हैं कि मिशन शक्ति स्कीम के तहत बीते 3 सालों में क्या कार्य हुए हैं। इसके साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या निर्भया फंड मिशन शक्ति के तहत लॉन्च हुआ। अगर ऐसा है तो पिछले 3 सालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका कितना उपयोग हुआ है, विशेष तौर पर गुजरात राज्य में इसके तहत क्या क्या कार्य हुए हैं। सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां विकास के क्या क्या कार्य हुए हैं। इस संबंध में वो ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार उन्हें वार्षिक ब्यौरा उपलब्ध करवाए। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक के प्रश्न हाशिए पर रहने वाले समूहों को पेंशन प्रदान करने से संबंधित हैं। वो जानना चाहती हैं कि सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्रदान की जाने वाली पेंशन का समय समय पर मूल्यांकन किया है। इन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए पेंशन निर्धारित करने के लिए क्या पैरामीटर हैं? क्या सरकार ने इन्हें दी जाने वाली पेंशन का समय समय पर मूल्यांकन निर्धारित किया है? सांसद राम भाई हरजीभाई मोकरिया के प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। क्या ये एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि CSS है और इस योजना के तहत किस श्रेणी के बच्चे लाभ उठा सकते हैं? क्या सरकार द्वारा स्कूलों के विकास और सुधार के लिए CSR फंड की उपलब्धता की सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार और निजी स्कूल दोनों इस पोर्टल के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं क्या? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? डॉक्टर के लक्ष्मण के प्रश्न समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हैं। वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं। वो पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में तेलंगाना में योजना के तहत आवंटित, जारी, उपयोग किए गए धन और योजना के तहत कवर किए गए जिलों की संख्या का विवरण भी चाहते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न होंगे जिनके जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे।
गृह मंत्रालय से संबंधित 4 प्रश्न होंगे जिनका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 1 प्रश्न होगा और जिसका जवाब केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित भी 1 प्रश्न होगा जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भी 1 प्रश्न होगा जिसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 1 प्रश्न होगा जिसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। महिला एवं विकास मंत्रालय से संबंधित 3 प्रश्न होंगे जिनका जवाब केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। आइए अब लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सांसद गुमान सिंह डामोर वस्त्र निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो कपड़े के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का विवरण जानना चाह रहे हैं, जिसमें वो कच्चा माल भी शामिल है जो विदेशों से आयात किया जाता है। साथ ही वे उन देशों के नाम जहां से इन्हें आयात किया जाता है की जानकारी भी मांगना चाहते हैं। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या कपड़े के निर्माण के लिए कच्चा माल निर्यात किया जाता है। साथ ही कपड़ा क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता और निवेश बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण क्या है। इन दोनों क्षेत्रों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उठाए जा रहे कदमों के साथ साथ पावरलूम और हैंडलूम के लिए प्रमुख योजनाओं का विवरण क्या है। साथ ही उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे विभिन्न वस्त्रों का विवरण तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत किए गए कार्य तथा अर्जित वित्तीय लाभ का ब्यौरा वो मांगना चाह रहे हैं। सांसद तीरथ सिंह रावत रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि क्या देश भर के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में किसी बाधा का सामना किया जा रहा है, और क्या ये सच है कि निगरानी कैमरों के मूल उपकरण निर्माता OEM साइबर सुरक्षा मंजूरी लेने के लिए अनिच्छुक हैं और एक भी कैमरा निर्माता वो उक्त मंजूरी उसको प्राप्त नहीं है, और यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं। क्या ये सच है कि मंजूरी पर जोर भारत के बाहर OEM से भेद्यता को दूर करने के लिए है। विवरण साझा करें। रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली परियोजना की स्थापना का कार्य शुरू करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है और निविदाओं का विवरण क्या है। सांसद लल्लू सिंह अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो उन स्कूलों का विवरण मांगना चाह रहे हैं जहां अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं ATL का निर्माण किया गया है और निर्माणाधीन है। साथ ही वो पूछेंगे कि साल 2024 तक सरकार द्वारा प्रस्तावित ATL की संख्या क्या है और क्या सरकार देश के और अधिक सरकारी स्कूलों में ATL की स्थापना पर विचार कर रही है। सांसद डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार अरहर के उत्पादन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अरहर और काले चने का कुल उत्पादन और कितना हुआ है और क्या खुले बाजार में इन दालों में तेजी से वृद्धि हुई है। क्या सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से संघीय भंडार से अरहर दाल उतारने का निर्देश दिया है।
अरहर और काले चने की कीमतों को नियंत्रित करने में सरकार के सामने क्या बाधाएं हैं और क्या सरकार ने दालों की कमी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दालों की खरीद के लिए कोई योजना बनाई है? खुले बाजार में अरहर और काले चने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे भारतीय वस्त्रों के वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय वस्त्रों के वैश्वीकरण के लिए साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं की कल्पना की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वस्त्रों की आपूर्ति श्रृंखला और ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए परिकल्पित योजनाओं का विवरण क्या है? साथ ही वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने डिजाइन में नवाचार लाने के लिए किसी योजना बनाई है और परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए तंत्र का विवरण वो मांगना चाह रहे हैं। सांसद सुरेश कोडिकुन्नील केरल में वंदे भारत ट्रेन सेवा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि क्या सरकार केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा के लिए नए स्टॉप शुरू करने का इरादा रखती है? क्या सरकार चेंगनूर रेलवे स्टेशन को स्टॉपेज में शामिल करने का इरादा रखती है? साथ ही क्या सरकार को केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में की गई गंदगी और छेड़छाड़ की जानकारी है और देश में अब तक कितनी वंदे भारत ट्रेन में तोड़फोड़ की गई है, इसका विवरण क्या है और इसकी कुल संख्या क्या है? सांसद विद्युत बरन महतो कोयले के गैसीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से कि सरकार ने देश की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक कोयला गैसीकरण बढ़ाने का कोई लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का विवरण साझा करने के लिए भी कहेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश में कोयला गैसीकरण की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया है। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोयला गैसीकरण से 2030 तक आयात को कम करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, हरित भविष्य के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र दोनों के लिए कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है? क्या सरकार ने कोयला गैसीकरण योजना के लिए संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया या मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है? यदि दे दिया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सांसद गौरव गोगोई इस्पात निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान इस्पात निर्यात में 50.2% वर्ष की तेज गिरावट को संबोधित करने के लिए सरकार की पहल और योजनाओं का विवरण मांगेंगे। साथ ही इस्पात उद्योगों में नेट शून्य में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए विघटनकारी वैकल्पिक तकनीकी नवाचारों को पेश करने की सरकार की पहल और योजनाओं का विवरण भी वो चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर भारत की भारी निर्भरता को ध्यान में रखते हुए समकालीन अनुसंधान अध्ययन और प्रौद्योगिकियों के लिए सरकार के पहल और योजनाओं का विवरण जो भारी बिल के साथ आता है और लागत में वृद्धि करता है। सांसद थॉमस काजीकाडन कोट्टयम में आरओबी यानी कि सड़क ऊपरी पुल से संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। वो पूछेंगे कि क्या सरकार कोट्टायम में लेवल क्रॉसिंग एलसी के बदले रोड ओवरब्रिज आरओबी बनाने की योजना बना रही है? कृपया विवरण साझा करें। क्या सरकार पहले से मौजूदा आरओबी की और अप्रोच रोड के निर्माण की योजना बना रही है? कृपया विवरण साझा करें। सांसद विंसेंट एच पाला
एमपी लैंड पोर्टल के काम न करने के संबंध में प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि एमपीएल एडीएस की अनुशंसा के लिए पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो कारण बताएं। साथ ही वो पूछेंगे कि 17वीं लोकसभा के दौरान आज तक एमपी लैंड्स के माध्यम से खर्च की गई राशि का विवरण क्या है और क्या सरकार को पता है कि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी करने की गति काफी धीमी है। सांसद घनश्याम सिंह लोधी रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन सहित विभिन्न प्रकार की ट्रेन में सामान्य और अनारक्षित कोचों की अनिवार्य संख्या की जानकारी क्या है। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी ट्रेन में आरक्षित टिकट मिलना मुश्किल है और यात्री अनारक्षित कोच में यात्रा करने पर मजबूर है। क्या सरकार प्रत्येक ट्रेन में 1 या 2 अतिरिक्त कोच जोड़कर उक्त समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव रखती है? और क्या सरकार एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में गरीब वंचित लोगों के लिए यात्रा की सुविधा के लिए ऐसे अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखती है? सांसद गजेंद्र सिंह पटेल साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण क्या है और क्या सरकार ने राज्यों को साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या सरकार द्वारा फर्जी कॉल और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई योजना लागू की जा रही है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कोई कार्यशाला आयोजित की जा रही है? पिछले 3 वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित ब्यौरा क्या है? सांसद डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे ओएमएसएस के अंतर्गत चावल की बिक्री से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाहेंगे कि क्या खुले बाजार में चावल की कमी है? क्या केंद्र सरकार ने जनहित में बफर स्टॉक से थोक उपभोक्ताओं को खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत ई नीलामी के माध्यम से चावल बेचने का कोई फैसला किया है? साथ ही क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में थोक उपभोक्ताओं के लाभ का मार्जिन तय किया है? विवरण साझा करें और यदि नहीं तो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि थोक उपभोक्ताओं को चावल के अंतिम उपयोगकर्ताओं से अधिक लाभ न मिले। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि हाल ही में लॉन्च किए गए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के संबंध में सरकार की उपलब्धि और नीति का विवरण और ONDC को अपनाने के माध्यम से छोटे व्यापारियों को किस तरह से सशक्त बनाए जाने की संभावना है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार छोटे व्यापारियों के लाभ के लिए स्थानीय ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने का प्रस्ताव रखती है? इससे संबंधित विवरण साझा करें। सांसद कुरवा गोरानतला माधव साइबर हमले की घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी प्रणालियों और बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले की घटनाओं का विवरण क्या है और इन साइबर हमलों के कारण हुए अनुमानित नुकसान को साझा करें। क्या सरकार ने इन साइबर हमलों के खिलाफ सरकारी प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया है और उसका विवरण क्या है? सांसद डॉक्टर अमर सिंह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि क्या सरकार के पास देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से राजस्व उत्पन्न करने की कोई योजना है और साथ ही इसके लिए परिकल्पित विभिन्न राजस्व धाराओं के साथ विवरण साझा करें। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर उच्च करों से राजस्व में गिरावट की संभावना का अध्ययन किया है और देश में
ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाले राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही साल 2019 के बाद से निवेश, प्रत्यक्ष उद्योग राजस्व, इन ऐप खरीदारी और अन्य राजस्व के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का विवरण क्या है। क्या सरकार ने प्रस्तावित आईटी नियम 2023 के तहत स्वनियामक निकायों के लिए एक समान आचार संहिता बनाई है। सांसद वी वैथिलिंगम चेन्नई से कुड्डालोर तक नई रेल लाइनों से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। वो पूछेंगे कि चेन्नई से महाबलीपुरम, मराक्कनम और पुडुचेरी के माध्यम से कुड्डालोर तक और नागरी तिंडीवनम पुडुचेरी को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही क्या रेलवे पुडुचेरी के माध्यम से तिंडीवनम और कुड्डालोर को जोड़ने की एक अलग परियोजना पर विचार कर रही है और इसके लिए क्या योजना बनाई गई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर क्षेत्रीय भाषा में IVR से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सवाल के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या विभिन्न दूर संचार कंपनियां हर राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR और ग्राहक सेवा सुविधा प्रदान करती है। अगर ऐसा है तो विवरण साझा करें। क्या ग्राहक सेवा मैथिली भाषा में उपलब्ध नहीं है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त है और जो बिहार के लगभग 22 जिलों में व्यापक रूप से बोली जाती है। साथ ही क्या सरकार इस संबंध में टेलीकॉम कंपनियों को कोई दिशा निर्देश जारी कर सकती है, विवरण साझा करें। सांसद सौमित्र खान अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि देश भर में स्थापित अंतरिक्ष केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में युवा उद्यमियों और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के तहत पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से रह रहे बंगाल क्षेत्र में एक इसरो अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है और उक्त योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का विवरण भी वो साझा करने की मांग करेंगे। सांसद हसनैन मसूदी बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्थान बनाए जाने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के बढ़ते मामलों का संज्ञान लिया है। साथ ही बाल संरक्षण के लिए साइबर स्पेस को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्थानों के लिए सोशल मीडिया और निजी कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है। आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। कोयला मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। संचार मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। योजना मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे।
रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। अंतरिक्ष विभाग से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिया जाएगा। इस्पात मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। वस्त्र मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल देंगे। और अब बात कर लेते हैं विधेयकों की। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार के लिए तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। अगर बात करें इन विधेयकों की तो इनमें से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 है। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में रखेंगे। हम आपको बता दें कि इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया जाना है। द बिल फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंध नियम बनाने का अधिकार देने वाला है। बिल empowers the central government to make rules in connection with the affairs of the government of National Capital Territory of Delhi, including the functions, terms, and other conditions of service of officers and employees. विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। It also has a provision of Constitution of the National Capital Civil Service Authority. प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। The authority consists of the Delhi Chief Minister, the Chief Secretary of Delhi, and the Principal Home Secretary of Delhi. हम आपको बता दें कि यह प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा। The authority will make recommendations to Delhi Lieutenant Governor regarding transfers and posting of officials and disciplinary matters. राज्यसभा में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। पहला विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सदन में करेंगे। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया जाना है। द बिल फर्दर टू अमेंड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। विधेयक में अन्वेषण लाइसेंस का प्रावधान है। द बिल हैज प्रोविजंस फॉर एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। विधेयक के अनुसार 29 खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिससे
जिसमें सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटाश और रॉक फॉस्फेट शामिल है। The exploration license will be issued for 29 minerals, which include gold, silver, copper, cobalt, nickel, lead, potash, and rock phosphate. विधेयक में केवल प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान किया गया है। The bill seeks to provide for grant of production lease to private sector only through auction by competitive bidding. दूसरा विधेयक है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 यानी द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विधेयक को सदन में रखेंगे। विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है ताकि इसे कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सके। द बिल अमेंड्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 टू मेक इट एप्लीकेबल टू सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड। विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। विधेयक का उद्देश्य वन भूमि, निजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना है। द अमेंडमेंट्स एम टू एंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑन रजिस्टर्ड फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड, प्लांटेशंस एक्सेट्रा। अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, जैसे चेक पोस्ट, बाड़ लगाना और पुल स्थापित करना। द एक्ट specifies some activities that can be carried out in forests, such as establishing checkposts, fencing, and bridges. विधेयक चिड़ियाघर, सफारी और इको पर्यटन सुविधाएं चलाने की भी अनुमति देता है। The bill also allows running zoos, safaris, and eco tourism facilities. राज्यसभा में तीसरा विधेयक है जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जीवन यापन और कारोबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की ओर वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने के लिए विधेयकों में संशोधन करने का प्रस्ताव करने वाला है। द बिल टू अमेंड सर्टेन इनेक्टमेंट्स फॉर डिस्क्रिमिनलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग ऑफेंसेस टू फर्दर एनहेंस ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस। विधेयक में 19 मंत्रालयों, विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सिनेमेटोग्राफी, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। A total of 183 provisions are being proposed to be decriminalized in 42 central acts administered by 19 ministry departments. विधेयक कुछ प्रावधानों में कारावास की धाराओं और जुर्माने को हटाने तथा कुछ अन्य मामलों में उन्हें दंड में बदलने का प्रावधान भी करता है। Both imprisonment and or fine are proposed to be removed in some provisions. कुछ प्रावधानों में कारावास को हटाने और जुर्माने को बरकरार रखने का भी प्रस्ताव रखता है। Imprisonment is proposed to be removed and fine retained in few provisions.
अपराधों के शमन को कुछ प्रावधानों में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि अपराधी न्यायालयी मुकदमे के बिना एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इज प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्यू प्रोविजंस। सजा की डिग्री और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो। इट इज ऑल्सो एंश्योर्ड दैट degree and nature of punishment is commensurate with the severity of the offense। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।